गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज का जो ये वीडियो है उसमें हम देखने वाले हैं रेगुलेशन ऑफ सेल सिग्नलिंग, कि सेल सिग्नलिंग का रेगुलेशन क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है। ओके, सो अगर हम इस वीडियो में देखें तो फॉर एग्जांपल हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे एक रिसेप्टर प्रेजेंट है और उस रिसेप्टर पे आके लाइगेंड बाइंड हो गया। अगर किसी भी रिसेप्टर के पास लाइगेंड आके बाइंड हो चुका है तो उस रिसेप्टर को रिस्पॉन्स क्रिएट करना ही पड़ेगा, वो जो सेल है उसको रिस्पॉन्स क्रिएट करना ही पड़ेगा। बट व्हाट इफ अगर लाइगेंड्स का नंबर बहुत ज़्यादा है, अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में लाइगेंड प्रेजेंट है, लाइगेंड कुछ भी हो सकता है, हार्मोन्स हो सकते हैं, प्रोटीन्स हो सकते हैं, तो अगर उनका नंबर बहुत ज़्यादा है तो वो सेल बार बार रिस्पॉन्स करता रहेगा। दैट कैन बी हार्मफुल फॉर अ ऑर्गेनिज्म। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम रेगुलेशन ऑफ सेल सिग्नलिंग करते हैं या फिर डीसेंसिटाइजेशन ऑफ रिसेप्टर करते हैं। व्हाट इज डीसेंसिटाइजेशन ऑफ रिसेप्टर, कि ये जो रिसेप्टर है ये इस लाइगेंड के लिए सेंसिटाइज ही नहीं रहेगा, डीसेंसिटाइज हो जाएगा, जिसकी वजह से इवन इफ अगर यहाँ पे लाइगेंड प्रेजेंट भी है तो ये जो रिसेप्टर है इसको फर्क नहीं पड़ेगा, इस सेल को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रिसेप्टर क्या हो चुका है, डीसेंसिटाइजेशन हो चुका है। तो इसमें हम यही करेंगे रेगुलेशन ऑफ सेल साइक्लिंग में, हम ये भी बोल सकते हैं डीसेंसिटाइजेशन ऑफ रिसेप्टर। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक लाइगेंड प्रेजेंट है और एग्जांपल के तौर पे हमारे पास एक GPCR प्रेजेंट है जिसके ऊपर कंटिन्यूसली लाइगेंड बहुत सारे नंबर में प्रेजेंट है और अब हमें इस GPCR को डीसेंसिटाइज करवाना है। तो यहाँ पे GPCR के साथ अटैचमेंट में क्या प्रेजेंट होता है हमें बहुत अच्छे से पता है, G प्रोटीन होता है जिसकी 3 सब यूनिट्स होती है, अल्फा, बीटा एंड गामा। ठीक है, अभी यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि इस GPCR ने इस अल्फा सब यूनिट को एक्टिवेट कर दिया और ये किसके साथ अभी बाइंड है, GTP के साथ बाइंड हो चुका है। तो जैसे ही ये GTP के साथ बाइंड होगा ये अल्फा सब यूनिट अब किसी और मॉलिक्यूल को क्या करेगी, एक्टिवेट करेगी, यानी कि किसी इफेक्टर मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करेगी। तो फिलहाल ये जिस एक्टिवेट कर रही है जिस इफेक्टर मॉलिक्यूल को, उसका नाम है एडिनाइल साइक्लेज। एडिनाइल साइक्लेज क्या है, ये एक एंजाइम है। ये एंजाइम क्या कर सकता है, किसी भी चीज़ की कन्वर्जन कर सकता है। तो ये क्या करेगा, ये ATP को कन्वर्ट कर देगा साइक्लिक AMP में। यहाँ पे हम साइक्लिक AMP क्यों बना रहे हैं, क्योंकि साइक्लिक AMP एज अ सेकेंडरी मैसेंजर के तौर पे वर्क करेगा और ये जो मैसेज है कहाँ तक लेकर जाएगा, ये मैसेज और आगे तक लेकर जाएगा। तो साइक्लिक AMP ने क्या किया, साइक्लिक AMP ने प्रोटीन काइनेज को, जो कि प्रोटीन काइनेज किस फॉर्म में था, इनएक्टिव फॉर्म में था, उसको कर दिया एक्टिव। तो यहाँ पे PK हो चुका है एक्टिव। ठीक है, A का मतलब एक्टिव। नाउ व्हाट दिस प्रोटीन काइनेज विल डू, दिस प्रोटीन काइनेज विल फॉस्फोराइलेट एनी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ये किसी भी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को एक्टिवेट करेगा। कैसे एक्टिवेट करेगा, फॉस्फेट ग्रुप देके, क्योंकि लिए काइनेज का काम ही क्या होता है, काइनेज का काम होता है किसी चीज को फॉस्फोराइलेशन करना। तो लेट्स मेक अ न्यूक्लियस हियर। यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, हमें ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स न्यूक्लियस में चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का क्या काम होता है कि DNA के साथ जाके बाइंड हो, DNA को बोले कि ट्रांसक्राइब करो, यानी कि RNA बनाओ। तो अब इस PK ने जिसको हेल्प किया है फॉस्फोराइलेट करके, उसको हम लिख लेते हैं TF, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ये हो चुका है फॉस्फोराइलेट, यानी कि अब ये किस फॉर्म में है, ये है एक्टिव फॉर्म में। जैसे ही ये एक्टिव हो जाएगा ये बाइंड हो जाएगा इस DNA मॉलिक्यूल के साथ। जैसे ही ये DNA मॉलिक्यूल के साथ बाइंड हो गया, यहाँ पे एक पार्ट ऑफ जीन का क्या शुरू हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाएगा। और ट्रांसक्रिप्शन में अभी ये जो प्रोटीन बनाएगा या फिर पहले mRNA बनाएगा और उसके बाद फाइनली बन गया प्रोटीन। तो ये प्रोटीन है GRK। GRK की फुल फॉर्म क्या है, GRK की फुल फॉर्म है G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर काइनेज। तो यहां से नाम आ रहा है इसका, कहां से आ रहा है, G से G, R से R और K से काइनेज। तो GRK, G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर काइनेज। वंस अगेन ये काइनेज, और किसका काइनेज है, G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर का, यानी कि जो हमारे पास रिसेप्टर है ये इसको क्या कर देगा, फॉस्फोराइलेट कर देगा। अब ये जो GRK हमने बहुत कॉमनली लिखा है, जैसे हम GPCR कहते हैं,
हर एंजाइम के लिए, सॉरी, हर हार्मोन के लिए, हर लाइगेंड के लिए जीपीसीआर अलग होता है, वैसे ही हर जीपीसीआर के लिए हर जीआरके भी अलग अलग होगा, right? So now what this GP protein, the GRK will do, this GRK will go to our receptor, ये अपने रिसेप्टर के पास चला जाएगा, यहाँ पे हमारा ये रिसेप्टर प्रेजेंट है, इस रिसेप्टर को जाके ये कर देगा फॉस्फोराइलेट, यहाँ पे ये जो इसका सी टर्मिनल है हमारे इस रिसेप्टर का, यहाँ पे सी टर्मिनल पे ये ऐड कर देगा फॉस्फेट ग्रुप। सी टर्मिनल पे भी स्पेसिफिक अमाइनो एसिड पे ही करता है, वो अमाइनो एसिड्स होते हैं सेरीन एंड थ्रियोनिन। सेरीन और थ्रियोनिन अमाइनो एसिड्स जो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे हमारे रिसेप्टर के पास, उस पर कर देगा वो फॉस्फोराइलेट। जैसे ही ये फॉस्फोराइलेट, वैसे ही इस पे एक और प्रोटीन आके बाइंड हो जाएगा जिसका नाम है अरेस्टिन प्रोटीन। यहाँ पे आके क्या बाइंड हो गया, अरेस्टिन प्रोटीन बाइंड हो गया। अरेस्टिन प्रोटीन बाइंड क्यों हो पाया, क्योंकि ये जो रिसेप्टर है फॉस्फोराइलेट हो गया, ये जब तक फॉस्फोराइलेट नहीं होगा अरेस्टिन इस पे आके बाइंड नहीं कर पाएगा। अरेस्टिन नाम से ही पता चल रहा है किसी चीज को अरेस्ट कर देगा। तो यहाँ पे ये वाला जो सी टर्मिनल था रिसेप्टर का, ये ऐसी जगह थी जहाँ पे ये अल्फा सब यूनिट आके बाइंड होती थी और अपने आप को एक्टिवेट करवाती थी। कैसे, क्योंकि अल्फा सब यूनिट का जीडीपी हटा देते थे जो कि इसकी इनएक्टिव फॉर्म थी, और क्या अटैच हो जाता था उससे, जीटीपी अटैच हो जाता था। ये सी टर्मिनल का काम था, लेकिन सी टर्मिनल को हमने कर दिया है ब्लॉक, जिसकी वजह से ये अल्फा सब यूनिट नहीं बन पाएगी, अल्फा सब यूनिट अपना आगे काम नहीं कर पाएगी। तो ये लाइगेंड यहाँ पे प्रेजेंट है, फिर भी जो रिसेप्टर है वो उसका काम नहीं कर पाएगा। बट यहाँ पे कहानी खत्म नहीं होती है। यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे अरेस्टिन आके बाइंड हो गया, सबसे पहले यहाँ पे अरेस्टिन आके बाइंड होगा, फिर अरेस्टिन जैसे ही बाइंड हो गया तो ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स है, रिसेप्टर अरेस्टिन का जो कॉम्प्लेक्स है, वो एक और प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड हो जाएगा, ये पूरा, जिसका नाम है क्लैथरीन। क्लैथरीन प्रोटीन के साथ बाइंड हो चुका है। क्लैथरीन प्रोटीन का काम क्या है, क्लैथरीन प्रोटीन इस जो रिसेप्टर मॉलिक्यूल है इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अलग करवाने में मदद करेगी, क्योंकि लिए हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इस रिसेप्टर मॉलिक्यूल को अलग करवाना है ताकि लाइगेंड का इसके ऊपर कहीं से भी रिस्पॉन्स ना आ सके, बाइंडिंग ना हो सके। सो नाउ व्हाट विल हैपन, जैसे ही ये क्लैथरीन यहाँ पे बाइंड हो जाएगा, यहाँ पे ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये इनवेजिनेशन करने लगेगी। मैंने यहाँ पे शो किया है, लेकिन इनवेजिनेशन एक्चुअली यहाँ पे होगा जहाँ पे इनकी बाइंडिंग हो रही है। तो क्लैथरीन क्या करवाता है, क्लैथरीन इंड्यूस करवाएगा इनवेजिनेशन। इनवेजिनेशन मतलब अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे प्रेजेंट है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे झुकने लग जाएगी। समझो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इतने सारे प्रोटीन्स के बाइंड होने की वजह से भारी हो गई है, तो वो इनवेजिनेट होने लग गई है, और इनवेजिनेट वो धीरे 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 इनवेजिनेट हो जाएगी और फाइनली यहाँ से टूट जाएगी और क्या बना लेगी, ये एक वेसिकल टाइप ऑफ थिंग बना लेगी। तो इससे क्या बन गई है, इससे एक वेसिकल बन गई है। और इस वेसिकल के पास क्या प्रेजेंट है, इस वेसिकल के पास प्रेजेंट है हमारा जीपीसीआर रिसेप्टर, ये हमारा हो गया जीपीसीआर रिसेप्टर, और इससे बाइंड फॉस्फेट ग्रुप, उससे बाइंड अरेस्टिन, और उससे इन सब से बाइंड क्लैथरीन। ये सब फिलहाल प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये जो वेसिकल है इसको कहा जाता है एंडोजोम। इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा एंडोजोम। अब यहाँ से ये जो जीपीसीआर रिसेप्टर है इसके दो फेट हो सकते हैं, ये दो काम कर सकते हैं। या तो इस जीपीसीआर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, या फिर इस जीपीसीआर को फिर से रिसाइकल कर दिया जाएगा। इनमें से दो फेट हो सकते हैं। तो पहला फेट अगर हम देखें, जिसमें फर्स्ट फेट जो होगा उसमें क्या कर दिया जाएगा, इस जीपीसीआर को रिसाइकल कर दिया जाएगा। सो दिस जीपीसीआर will be recycled, और जब ये रिसाइकल होगा तब ये सारी चीजें क्या हो चुकी होगी, रिमूव हो चुकी होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अरेस्टिन, फॉस्फेट और क्लैथरीन, इन सभी चीजों का हो चुका होगा रिमूवल, ठीक है। इन सभी चीजों का हो चुका होगा रिमूवल, जिसकी वजह से क्या होगा, फाइनली हमारा जो जीपीसीआर है, यहाँ से दिखा देते हैं नीचे से, ये फिर से हो गया रिसाइकल, ठीक है। रिसाइकल होके ये फिर से न्यू लाइगेंड से बाइंड हो सकता है।
नेक्स्ट चीज़ है कि हम इस GPCR को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो यहाँ पे सेकेंड कंडीशन हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक वेसिकल प्रेजेंट थी जिसमें प्रेजेंट था GPCR और अरेस्टिन वगैरह सब रिमूव हो ही चुके हैं, ठीक है। तो ये जो GPCR है ये फिलहाल एंडोसोम में प्रेजेंट है और इसको कर देना है हमें खत्म, काम तमाम कर देना है। तो ये जो एंडोसोम है ये जाके फ्यूज हो जाएगा विद लाइजोसोम, लाइजोसोम के साथ जाके फ्यूज हो जाएगा ये। तो लाइजोसोम के पास जाके फायदा क्या होता है, लाइजोसोम के पास बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। वो एंजाइम क्या करेंगे, वो एंजाइम इस GPCR को डिस्ट्रॉय कर देंगे, इस GPCR को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो ये वाला जो प्रोसेस होता है ये होता है डाउन रेगुलेशन, रिसेप्टर की डाउन रेगुलेशन हो गई। रिसेप्टर की डाउन रेगुलेशन का मतलब कि रिसेप्टर का जो अमाउंट है हमने सेल से कम कर दिया, हमने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो रिसेप्टर डाउन रेगुलेशन मतलब हमने इसको ख़त्म ही कर दिया। या फिर एक पहला प्रोसेस था जिसमें हमने रिसेप्टर को फिर से रिसाइकल कर दिया। उसके लिए पहले हमें एंडोसोम में जब ये रिसेप्टर प्रेजेंट है तो अरेस्टिन, क्लैथरीन और फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करवाना पड़ेगा, तभी हम इस GPCR को क्या करवा पाएंगे, रिसाइकिल करवा पाएंगे। तो ये पूरा प्रोसेस होता है फॉर द रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिलिंग कि कैसे अगर इनफैक्ट अगर लाइगेंड प्रेजेंट है तो भी हम इस सेल सिग्नलिंग को डैम कैसे कर सकते हैं, रोक कैसे कर सकते हैं। तो इसका सिर्फ यही तरीका होता है अनटिल एंड अनलेस या तो लाइगेंड का अमाउंट कम हो जाए या फिर सेकेंडरी मैसेंजर बनना कम हो जाए, जो कि नॉर्मली होता है। जब लाइगेंड कम पड़ जाता है तब नॉर्मली होता है। लेकिन अगर लाइगेंड प्रेजेंट है फिर भी हमें चाहिए कि ये सिग्नलिंग ना हो, तो उसके लिए सिर्फ यही तरीका है कि हम रिसेप्टर को डीसेंसिटाइज कर दे। तो इसमें हमने रिसेप्टर मॉलिक्यूल का हमने डीसेंसिटाइजेशन करवा दिया ताकि ये जो है बाइंड ना हो सके विद द लाइगेंड मॉलिक्यूल और लाइगेंड मॉलिक्यूल जो है इस पर कोई भी इम्पैक्ट कॉज ना कर सके। और जब हम इसको रिसाइकिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका रीसेंसिटाइजेशन हो जाएगा इसका, क्योंकि ये फिर से ये क्या कर पाएगा, ये फिर से बाइंड हो पाएगा रिसेप्टर के थ्रू। तो इसका क्या हो जाएगा, रीसेंसिटाइजेशन। सो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये बहुत हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स and like this video and subscribe to my channel as I am going to upload the videos regarding IIT JAM, ICAR, ICMR, GATE, DBT, CSIR, NET. So thank you so much for watching the video guys. Bye bye.